हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ सीयूईटी वाला। हम लोग सीयूईटी की प्रिपरेशन में हमारे बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं और आज का लेक्चर है इंपॉर्टेंट फंक्शंस का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने मॉड्यूलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोगों के बचे हुए दो फंक्शंस जो बचे हैं, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और सिग्नम फंक्शन, उनको कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस पे, ठीक है। और ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस पढ़ने के बाद फिर हम लोग डोमेन रेंज का टॉपिक क्लियर करेंगे। अब इंपॉर्टेंट फंक्शंस में मॉड्यूलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर का आई होप कि अब ग्राफ भी याद रहेगा, और ग्राफ के साथ साथ तुम लोगों को उसके डोमेन या रेंज में कोई क्वेश्चन करना हो तो कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी ध्यान रहेगा। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक बार समझ लेंगे, सिग्नम फंक्शन समझ लेंगे और फिर थोड़ा सा इनके ग्राफ्स को भी देख लेंगे, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को सबसे पहले तो डिनोट करते हैं y इज इक्वल्स टू ऐसे कर्ली ब्रैकेट x से, है ना। और हमने इस फंक्शन को डिफाइन करने में बहुत आलसी की है। किस तरीके की आलसी की है? हम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर की हेल्प से डिफाइन कर देते हैं। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलता है कि चलो ग्रेटेस्ट इंटीजर तक तो बात सही थी, तुम इंटीजर आंसर कर रहे थे, लेकिन एक नंबर जो है वो दो पार्ट से मिलके बनता है। एक होता है उसका इंटीग्रल पार्ट और एक होता है उसका फ्रैक्शनल पार्ट। दोनों पार्ट को जोड़ो तब जाके नंबर बनता है, दोनों पार्ट को ऐड करने पे नंबर बनता है। तो जब भी तुम इंटीजर पार्ट मेंशन कर रहे हो, हमेशा एक फ्रैक्शन पार्ट छूट जा रहा है। तो फ्रैक्शन पार्ट को अलग से डिफाइन कर दो कि यार किसी भी नंबर का फ्रैक्शन पार्ट क्या हो जाता है, उसका इंटीग्रल वैल्यू हटाओ, जो डेसिमल के बाद है वही उसका फ्रैक्शनल पार्ट है। यानी अगर मैं पूछूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.5 तो तुम आंसर करोगे मैम 0.5, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.6 तो तुम आंसर करोगे मैम 0.6, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3 तो तुम आंसर करोगे मैम 0.3। अब एक बात नोटिस कर रहे हो कि फ्रैक्शन हमेशा, ऑब्वियसली फ्रैक्शन वर्ड समझो, फ्रैक्शन हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आएगी। चलो मैं अगर पूछ रही हूं बेटा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1 कितना होगा, तुम बोलोगे मैम ये तो इंटीजर है, और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। अच्छा मैम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.99999999999999, यार इससे ज्यादा नहीं लिखना, ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0.999999, जितने 9 यहाँ पे हैं, कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 1.999 इन्फानाइट तक लिखो तो उसका फ्रैक्शन पॉइंट पार्ट हो जाएगा 0.9999999999 इन्फानाइट तक। लेकिन जैसे ही आएगा 2 तो फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0। यानी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 1 के जस्ट नेबरहुड तक जाते जाते, जस्ट नेबरहुड तक जा रहा है तो भी वैल्यू मेंटेन करे हुए है। फ्रैक्शन में वैल्यू, फ्रैक्शन में वैल्यू, फ्रैक्शन में वैल्यू, जैसे इंटीजर आया गिव अप कर देता है कि अब मैं तो 0 हो गया, मैं क्या हो गया? 0 हो गया। ग्राफ समझा रही हूं मैं, है ना। ऐसे वैल्यूज नोटिस करोगे तो ग्राफ समझ में आएगा। अच्छा चलो एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मैथ्स में कन्वेंशन समझ लो या इस इक्वेशन की मदद समझ लो, लेकिन हम डेसिमल को नेगेटिव में नहीं लिखते। हम डेसिमल को नेगेटिव में नहीं लिखते का क्या सेंस है? मतलब अगर कोई बोलेगा कि -3.7 लिखा हुआ है तो तुम बोलोगे ये -3.7 नहीं लिखा हुआ है, ये -4 + 0.3 लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये किसी नंबर का, ये कोई नंबर है x, ये कोई नंबर है x, तो ये उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा है या नहीं लिखा है? -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू x, लेस देन यानी कि -4। तो ये अगर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है, यानी ये डेफिनेटली उसका क्या होना चाहिए? फ्रैक्शनल पार्ट होना चाहिए, क्योंकि x जो है वो तो फ्रैक्शनल पार्ट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट से मिलके बनता है। यानी नेगेटिव में जब भी तुम आओगे, तुम जो है फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर नेगेटिव में नहीं करोगे, तुम उसका आंसर जो है पॉजिटिव में ही करने वाले हो। यानी अब अगर मैंने पूछा -1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट तो तुम बोलोगे मैम 0.01, क्योंकि हो जाएगा -2 + 0.01 यानी कि 0.01। अगर मैंने पूछा -10.3 का फ्रैक्शनल पार्ट तो तुम बोलोगे मैम +0.7।
प्लस 0.7, यानी दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम तो फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर 0 से लेके 1 के बीच में ही करने वाले हो, 0 से लेके 1 के बीच में, है ना। तो इसका मतलब चलो हम अब ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं इसका ग्राफ बनाना इंटरेस्टिंग रहेगा काफी। ये हमारी y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 0, ये है -1, ये है -2, ठीक है। 0 पे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0, क्योंकि 0 भी एक इंटीजर है। 0.1 पे 0.1, 0.2 पे 0.2, 0.3 पे 0.3, ऐसा जाता 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 कोई दिक्कत नहीं होगी, हर पॉइंट पे जाता जाएगा। जैसे ही 1 आया, 1 आ गया तो वैल्यू क्या ले लेगा वो 0, जैसे ही 1 आया वैल्यू ले लेगा 0। ये ओपन सर्कल है, दिख रहा है या नहीं, ये ओपन सर्कल है ना, ये ओपन सर्कल है। फिर 1 से ऊपर जाता जाएगा, फिर वैल्यू 0 2 पे, फिर 2 से ऊपर जाता जाएगा, फिर वैल्यू 3 पे 0, ठीक है। सेम वैल्यूज रिपीट होती रहेंगी भाई, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, सबकी फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू तो कितनी है 0.1, तो 0.1, 1.1, 2.1 सबकी वैल्यू सेम आने वाली है। नेगेटिव में चलो 0.999999 माइनस 0.999999 पे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या रहेगी 0.010000001, -1 पे वैल्यू 0, 0.99 पे 1 1 1 1 1 1 1 1 कहां तक 0 तक, 0 पे जैसे ही आया वैल्यू 0, ठीक है। -1.999 पे वैल्यू 1 करते हुए 1 पे वैल्यू 0। ये फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है, ये फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है। अब क्या क्या चीजें पता चलती है हमको, जैसे हमसे कोई पूछेगा डोमेन, डोमेन यानी एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हो, सारे रियल नंबर रख दो, क्या फर्क पड़ रहा है फ्रैक्शनल पार्ट को, फ्रैक्शनल पार्ट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर कोई पूछेगा रेंज कि तुम एक्स की दुनिया की कोई भी वैल्यू रख रहे हो, तुमको आंसर किसके किसके बीच में मिल रहा है, आंसर तो हमको 0 से 1 के बीच में ही मिल रहा है, और 0 तो फिर भी मिल जा रहा है, 1 तो कभी नहीं मिल रहा है, एग्जैक्ट 1 नहीं आंसर आएगा, 0.99999999 तक जाएगा, लेकिन जैसे ही 1 आया फिर से 0 आ जाएगा। तो 1 पे ओपन ब्रैकेट, 1 पे कैसा ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स है, डोमेन ऑल रियल नंबर्स है, लेकिन रेंज जो है वो 0 से 1 के बीच में है। रेंज किससे किसके बीच में है 0 से 1 के बीच में। आई बात समझ में, ठीक है। यहां तक कोई भी दिक्कत तो नहीं है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो, क्या मैं ये बोल सकती हूं, क्या मैं ये बोल सकती हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एक्स के बराबर होता है जब एक्स 0 से 1 के बीच में होता है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 0 हो जाता है ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाता है, एक्स के बराबर हो जाता है। इन जनरल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का कोई भी क्वेश्चन जो है वो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स करके करना, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर से डील करना ज्यादा ईजी रहता है, ठीक है। अब मान लो मैंने तुमको एक फंक्शन दिया, कैसा फंक्शन दिया, एक फंक्शन है 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फंक्शन क्या है 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और मैंने बोल दिया इसकी डोमेन बताओ। पता है हम लोग डोमेन आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ्रैक्शनल पार्ट चल रहा है, तो फ्रैक्शनल पार्ट से डील कैसे करना है ये देखते हैं। इसकी डोमेन बताओ, तो डोमेन क्या होगी, देखो डोमेन बोलती है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्या 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में है फ्रैक्शनल पार्ट, यानी फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। अब तुम जब ग्राफ पे देखोगे कि यार फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 कौन सी एक्स की वैल्यू के लिए हो रहा है, जरा तुम देख के बता सकते हो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 कौन सी वैल्यू के लिए हो रहा है, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए। इसका मतलब कि एक्स कभी भी, देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज 0 फॉर इंटीग्रल एक्स, इंटीग्रल एक्स, एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कुडंट बी 0, क्योंकि डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, देयरफॉर एक्स कैन नॉट बी इंटीजर, एक्स कैन नॉट बी
इंटीजर। तो इसको डोमेन में लिखने का तरीका क्या है, r माइनस z, रियल नंबर्स माइनस ऑल द इंटीजर्स, रियल नंबर माइनस ऑल द इंटीजर्स। आई बात समझ में? 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x समझ में आया कैसा फंक्शन है? ये बोलता है कि मैं इंटीग्रल वैल्यू ले ही नहीं सकता, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 हो जाता है, तो 1/0 तो डिफाइन ही नहीं है, 1/0 डिफाइन नहीं है, तो इंटीजर्स नहीं आ सकते हैं, इंटीजर्स नहीं आ सकते हैं। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट फंक्शन करते हैं विच इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन मॉड्यूलस का ही एक्सटेंशन है। कैसे है मॉड्यूलस का एक्सटेंशन? सिग्नम फंक्शन जो है उसको हम डिफाइन करते हैं mod x by x when x is not equals to 0 and 0 when x is equals to 0। यानी x अगर 0 नहीं, और ऐसा लिखना जरूरी है क्योंकि डिनोमिनेटर में x है, तो डिनोमिनेटर में तुम 0 तो नहीं डाल सकते, है ना? तो जैसे ही तुमने mod x by x लिखा, तुमने बोल दिया कि x 0 नहीं है भैया, चिंता मत करो, ठीक है। और जब x 0 है तो ये वैल्यू क्या ले रहा है, 0 ले रहा है। अच्छा, mod x को डिफाइन करना आता है? mod x को सारे बच्चों को डिफाइन करना आता है? बिल्कुल डिफाइन करना आता है मैम। mod x होता है माइनस एक्स जब x नेगेटिव हो, mod x होता है प्लस x जब x पॉजिटिव हो, और सिग्नम होता है 0 जब x 0 हो। सिग्नम होता है 0 जब x 0 हो। अच्छा, -1 डिवाइडेड बाय माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स से एक्स तो कैंसिल, -1, x डिवाइडेड बाय x, x से x तो कैंसिल, +1। यानी क्या मैं बोल सकती हूं कि सिग्नम फंक्शन और कुछ नहीं है, 1 है वैल्यू जब x पॉजिटिव है, -1 है वैल्यू जब x नेगेटिव है, और 0 है वैल्यू जब x 0 है ना? 1 वैल्यू है जब x पॉजिटिव है, -1 वैल्यू है जब x नेगेटिव है, और 0 वैल्यू है जब x 0 है। तीनों ही चीजें अच्छे से समझ में आ गई। डिफाइन कैसे किया ये अच्छे से समझ में आ गया। अगर ये अच्छे से समझ में आ गया है तो चलो अब इसका ग्राफ बना के देखते हैं। जितने ग्राफ बनाओ कम है। ये है 0 x जब है, भाई ये x एक्सिस है ना, तो x का वैल्यू जब 0 है तो सिग्नम का वैल्यू 0 है, यानी y का वैल्यू भी 0 है, ठीक है। x का वैल्यू 0.111 0.0000000001 भी हुआ तो y क्या हो जाएगा भाई? अब x 0 नहीं है, अब x पॉजिटिव है, और जैसे ही x कोई पॉजिटिव नंबर होता है, इररिस्पेक्टिव कि कितना भी छोटा हो, इतू सा नंबर भी हो जाएगा, चल जाएगा, जैसे ही x पॉजिटिव हुआ y हो जाता है 1, y क्या हो जाता है 1। तो 0 से जस्ट नेबरहुड। अब इसको लिखते कैसे हैं देखो, ये है y बराबर 1, तो हम बोल देते हैं 1 पे तो ओपन सर्कल है। क्यों? y एक्सिस पे ओपन सर्कल है 1 पे, क्यों? क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है, और जब x 0 है तो y 1 नहीं है, x 0 पे y 1 होता तो यहाँ क्लोज सर्कल हो जाता, और फिर ओपन सर्कल के बाद y इज इक्वल्स टू 1 लाइन खींच दो, क्योंकि अब तुम कोई भी x लिख रहे हो, सारे x पॉजिटिव है और सारे ही x पे वैल्यू 1 है। कहां तक जाएगा मैम? इनफाइनाइट तक जाएगा, जाने दो उसको, इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना। ओपन सर्कल से हमने क्या डिनोट कर दिया कि जब x 0 है y 1 नहीं है, लेकिन x अगर 0 से थोड़ा भी बड़ा हुआ तो y 1 है ना, तो हमने ओपन सर्कल सिर्फ 1 पे रखा है, बाकी हमने लाइन खींच दी कि आप समझ जाओ कि भाई x 0 से थोड़ा भी बड़ा हुआ तो y जो है वो 1 हो जाएगा, y जो है वो 1 हो जाएगा। इसी तरीके से x अगर 0 से थोड़ा भी छोटा हुआ तो जरा बताओ, x अगर 0 से थोड़ा भी छोटा हुआ तो y क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो ये है तुम्हारा सिग्नम फंक्शन। ये क्या है? सिग्नम फंक्शन। आई बात समझ में? ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। ऑल राइट, ठीक है। अब तुमको ये ग्राफ देख के दिक्कत तो नहीं होगी, है ना? ठीक, ओके। चलो, अब है ना, तुमसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ
सिग्नम, सिग्नम को SGN भी लिखते हैं, सिग्नम एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तुम बोलोगे मैम सिग्नम की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, सिग्नम की वैल्यू तो +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, हमको क्या पता ये कौन सी वैल्यू है। जब भी सिग्नम के आगे ऐसा कुछ आए तो तुम बोलोगे कि इसको चेक करो, इसकी वैल्यू क्या है ना। तो क्योंकि मैंने क्वाड्रेटिक तुमको पढ़ा दिया है तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि तुमको पता रहेगा। ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसमें A पॉजिटिव है और D नेगेटिव है, यानी लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। जब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो ऐसी क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ऐसी क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसका मतलब सिग्नम के आगे हमको नहीं पता क्या लिखा है लेकिन पॉजिटिव नंबर लिखा है ना। और सिग्नम ऑफ एनीथिंग पॉजिटिव, सिग्नम ऑफ एनीथिंग पॉजिटिव क्या हो जाएगा बेटा, सिग्नम ऑफ एनीथिंग पॉजिटिव हो जाएगा 1, यानी इस चीज का वैल्यू हमेशा क्या है, 1 है ना। जब तुम फंक्शंस की न्यूसेंस समझ जाते हो ना, छोटी छोटी सी बारीकियां समझ जाते हो ना, तो जो डरावने दिखने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो इजी लगने लग जाते हैं। जो क्वेश्चंस बहुत डरावने दिखते हैं वो क्वेश्चंस कैसे हो जाते हैं, सिंपल हो जाते हैं कि यार ये तो 2 सेकंड में सॉल्व होंगे, ये तो 2 सेकंड में सॉल्व होंगे। अच्छा, अगर कोई पूछेगा सिग्नम की डोमेन क्या है, सिग्नम की डोमेन क्या है, तो तुम बोलोगे कुछ भी एक्स रख दो, कोई चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात तो जब होती है जब रूट के अंदर नेगेटिव और डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, यहां तो कुछ भी नहीं हो रहा है उसमें से, तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स है। डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। अगर मैं बोलूंगी इसकी रेंज क्या है, यानी कि तुम सारे एक्स रख तो रहे हो लेकिन आंसर में कौन से वाई मिल रहे हैं, आंसर में केवल -1, 0 और 1 तीन ही एलिमेंट मिल रहे हैं, तो रेंज तो कर्ली ब्रैकेट में -1, 0 और 1 होगी, रेंज तो कर्ली ब्रैकेट में -1, 0 और 1 होने वाली है। आई बात समझ में, ठीक है, कोई भी चिंता की बात तो नहीं है इसमें। ऑल राइट, सिग्नम की डोमेन रेंज समझ में आ गई है और हमने देख लिया कि सिग्नम के अंदर अगर कोई फंक्शन की वैल्यू पूछी है तो उसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं। चलो जरा एक बात बताओ, मैं तुमसे बोल रही हूं कि मुझे सिग्नम ऑफ सिग्नम की वैल्यू निकालनी है। क्या बोला मैंने, सिग्नम ऑफ सिग्नम की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सिग्नम ऑफ सिग्नम एक्स लिख दो इसको, सिग्नम ऑफ सिग्नम एक्स, है ना। तो जब x पॉजिटिव रहेगा, ध्यान से देखना, जब x पॉजिटिव रहेगा तो अंदर वाला सिग्नम x 1 हो जाएगा, तो ये लिखा हुआ है सिग्नम 1। जब x 0 रहेगा तो अंदर वाला सिग्नम x 0 हो जाएगा, तो ये लिखा हुआ है सिग्नम 0। और जब x नेगेटिव रहेगा तो अंदर वाला सिग्नम x -1 हो जाएगा, तो ये लिखा हुआ है सिग्नम -1। अच्छा, सिग्नम ऑफ 1 कितना होता है, 1 तो एक पॉजिटिव नंबर है, तो सिग्नम ऑफ 1 होता है 1। सिग्नम ऑफ 0 कितना होता है, 0। और सिग्नम ऑफ -1 कितना होता है, -1। इसका मतलब कि सिग्नम ऑफ सिग्नम एक्स की डेफिनेशन तो बिल्कुल सिग्नम एक्स जैसी है, यानी मैं ये बोल सकती हूं कि सिग्नम ऑफ सिग्नम एक्स एक्चुअली में सिग्नम एक्स है। कितने भी सिग्नम लगा दो, डराने के लिए लगाए जाते हैं, तुमको पता होना चाहिए कि यार ये आखिरी में तो सिग्नम ही बन रहा है, आखिरी में तो क्या बन रहा है, सिग्नम ही बन रहा है। n टाइम्स भी डाल दो, सिग्नम के अंदर सिग्नम के अंदर सिग्नम के अंदर सिग्नम, कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिग्नम एक्स से लिखा हुआ है। पॉजिटिव एक्स पे 1 वैल्यू मिलेगी, जीरो एक्स पे 0 वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव एक्स पे -1 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, भाई ये तो ऑलरेडी इंटीजर है, और इंटीजर की इंटीजर वैल्यू क्या होती है, इंटीजर, उसकी इंटीजर वैल्यू क्या होती है, इंटीजर, यानी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ही लिखा हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के ग्रेटेस्ट इंटीजर के ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर डाल दो, आखिरी में सिर्फ एक ही ग्रेटेस्ट इंटीजर बचने वाला है, आखिरी में एक ही ग्रेटेस्ट इंटीजर बचने वाला है। क्या ये बात समझ में आई, मैंने क्या समझाया, ये वाली चीज समझ में आई। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कुछ भी रखो, आंसर क्या आएगा। एग्जाम्पल से देख लो, x को मैंने रखा 2.3,
फर्स्ट वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर x, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर x लगाओगे तो 2.3 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। तो ये बचा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर डराने के लिए लगाए जाते हैं, कभी नहीं डरना इनसे, कभी नहीं डरना। आई बात समझ में? ठीक है, यहां तक किसी तरीके की कोई भी दिक्कत तो नहीं है? क्लियर हो गई हर चीज, है ना? क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहले हम लोग आइलेट वाले फंक्शंस जानने, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इनकी डिटेल समझेंगे। इनकी डिटेल समझने के बाद फिर अब हम डोमेन और रेंज पे आ जाएंगे। मैं चाह रही हूँ कि पहले बेसिक्स हमारा क्लियर हो जाए। जब तक तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम चल रहे हैं ना, हम एटलीस्ट बेसिक्स पूरा अच्छे से क्लियर कर ले, ताकि फिर 12th के टॉपिक्स में हमको क्वेश्चन सॉल्विंग में दिक्कत नहीं हो। कंसेप्ट तुम बोर्ड्स में पढ़ चुके हो, कंसेप्ट तुम बोर्ड में पढ़ भी लोगे, आगे भी जाके पढ़ लोगे, फिर से पढ़ लोगे। हमको क्वेश्चन सॉल्विंग अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, उसके लिए बेसिक्स का आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक बेसिक्स नहीं समझ में आएंगे तब तक हम आगे नहीं सोच सकते कि हमसे चीजें बनेंगी। ठीक है बच्चा लोग, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे एवरीवन।